हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्ड किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं और कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। मतलब अगर हम बात करें केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन की, तो रासायनिक संयोजन में कैसे बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर आपस में जुड़ेंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा। वहीं पे अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उनके बीच बॉन्ड कैसा बनता है। साथ ही साथ हमने लुईस एसिड और लुईस बेस से रिलेटेड आपको जो बॉन्डिंग बताई थी वो भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इन्हीं में से जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, यानी कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, जिसमें से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या उसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। तो हम आज बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें। आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की, तो इनके बीच जब भी कभी बॉन्ड बनेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा बॉन्डिंग होती है। यानी कि अगर हम बात करें वैद्युत संयोजक बंध की, तो यहाँ पर एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ, मेटल एटम यानी कि धातु से अधातु यानी कि नॉन मेटल एटम की तरफ अगर ट्रांसफर होता है तो उनके बीच जो बॉन्डिंग बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल के केस में जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl यानी कि जिसको हम कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड नाम देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, इनके अंतर्गत ये है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि वैद्युत संयोजक बंध बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एटम के का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसको हम लिखते हैं 2, 8, 1। ठीक है, यहीं पे अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक वो होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, यानी कि 2, 8, 7। अब आपको पता है कि हर एक एटम चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, मतलब अपने आप को अस्थायी करना चाहता है। तो अस्थायी करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि हम अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह कर लें। यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अर्थात पीरियोडिक टेबल में जो गैसें 0 ग्रुप के अंतर्गत रखी गई हैं, ये गैसें आपके इनर्ट गैसेज भी कहलाती हैं, यानी कि इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इनका जो अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कैसा होता है, स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का NH2Np6 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर क्लोरीन की बात करें
तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किया था, रिमूव किया था अपने आउटर मोस्ट शेल से, वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का एटम एक्सेप्ट करेगा और खुद को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर लेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, अभी तक यहाँ पे सोडियम एटम के पास कितना था, 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन जब इसने अपने आउटर मोस्ट सेल से, यानी कि अपने सबसे बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव किया, यानी कि उत्सर्जित किया, तो अब सोडियम के पास, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, सोडियम आयन में, और सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया, जो किसकी तरह है, नियॉन की तरह। तो ये किसकी तरह, नियॉन। और नियॉन, यहाँ पे नियॉन की बात करें तो ये एक तरीके का इनर्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ उसको किसने, क्लोरीन के एटम ने, यानी कि क्लोरीन के परमाणु ने एक्सेप्ट किया। और क्लोरीन के परमाणु जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने सेल में ऐड करेंगे तैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो क्लोरीन के पास पहले कितना था, 287, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो गया 288। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है, यानी कि आर्गन की तरह खुद को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। और आर्गन भी यहाँ पे क्या है, एक इनर्ट गैस है, ठीक है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो बॉन्डिंग बनी किसके किसके बीच, सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन इसमें पाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको अगर लुईस डॉट द्वारा हम रिप्रेजेंट करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम को दिखा दिया। यहीं पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है, 4, 5, 6 और ये कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड किया। ऐड करने पे इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करने के बाद अब अगला स्टेप, ट्रांसफर करने के बाद इस पे जो आपका यहाँ पे Na दिख रहा है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहीं पे Na पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे साथ ही साथ जो Cl है यानी कि क्लोरीन है, इस क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस, यानी कि निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे Na पे प्लस हो गया और Cl पे कितना चार्ज है, माइनस है। अब अगर यहाँ पे आपने इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाए हैं, यानी कि टोटल अगर 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 3 6 और एक यहाँ पे कितना हो गया, 7, ये तो पहले से था। और एक इलेक्ट्रॉन जो अभी अभी एक्स्ट्रा आया है ट्रांसफर होकर, उसको दिखाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज हमने कहाँ लगा दिया, बाहर लगा दिया। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर भी अगर आप स्फीयर इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं तो स्क्वायर में लिख के इस पे प्लस चार्ज लगाएं। साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस। तो इनके बीच बॉन्डिंग कैसी बन रही है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग मिलता है। क्लियर। चलिए ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके कैल्शियम क्लोराइड, MgO, Na2S, CaH2, ये सब के सब आपके एग्जांपल्स हैं जो कैसा बॉन्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से फिर से आप सुन लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका सोडियम सल्फाइड और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सब के सब आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बनते हैं, यानी कि इनमें बंधन जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझाते हैं। समझने के लिए सबसे पहली बात, अभी मैंने जो एग्जांपल्स आपको बताया उसमें से ये चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे MgCl2, जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेटल है। यहीं पे अगर Cl2 की बात करें तो Cl2 यानी कि क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम कैसा होता है, आपका नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या क्या मैंने अभी बोले थे, MgCl2, CaCl2, MgO जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2S सोडियम सल्फाइड, ठीक है, CaH2 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे H पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, कितना, H पे -1। AlF3 जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये सब के सब आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कंडीशंस, मतलब किन कंडीशंस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि मेटल जो है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और जो आपका नॉन मेटल है वो एनायन में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात, अगर हम जिस एटम को कैटायन में बदल रहे हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में लगभग 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम में अभी आपने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मान लीजिए मैग्नीशियम का मैंने अभी एग्जांपल लिया था, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने लिखा था MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैंने AlF3 भी बोला है कि ये कैसा बॉन्डिंग बनाता है, ये बॉन्डिंग कैसा बनाएगा, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट। तो यहाँ पे अगर देखें जैसे सोडियम NaCl हो गया, आपका MgCl2 हो गया, AlF3 हो गया। Na के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, Mg के आउटर मोस्ट सेल में 2, और वहीं पे एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। यानी कि सबकी वैलेंसी अगर देखें तो पहले की वैलेंसी 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3। ये सब के सब इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स हैं, और ये सब जितने भी हैं ये कैटायन में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि धनायन में कन्वर्ट होते हैं। तो जो एटम कैटायन यानी कि धनायन में कन्वर्ट हो रहा है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 1, या तो 2, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूर होने चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सके। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए जो इन दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को या निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर इसीलिए नॉन मेटल्स को भी जोड़ा जाता है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, अपने वैलेंस सेल में इंटर कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, जैसे कि सोडियम था, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल में क्लोरीन एटम ने इंटर कर लिया, यानी कि ऐड कर लिया, जिससे कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कंडीशंस हम पढ़ने जा रहे हैं किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन का कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम सबसे पहले किस कंडीशन यानी कि किस शर्त की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशंस अगर हम देख लें तो सबसे पहला कंडीशन है मेटल जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन में, या मेटल एटम जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन में, अर्थात धनायन में कन्वर्ट हो रहा है। इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि सबसे बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसी में अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल एटम की, किसकी बात करें, नॉन मेटल एटम की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा,
आपके एनायन में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ऋणायन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में, इसके बाहरी कोश में, जिसको हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऐसे सेम जैसे उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे अब मान लीजिए 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, मान लीजिए 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मान लीजिए 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किस लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कंडीशन हो गया पहला कि आपके पास अगर मेटल एटम है तो उस मेटल एटम को जो कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है उसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि उसके वैलेंस सेल में, यानी कि संयोजी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 या 3 हो। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल एटम के अगर हम उसको एनायन में यानी कि ऋणायन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं, ताकि वो उतने ही अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, अपने अंदर ऐड कर सके। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, यहाँ पर हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम इज नेसेसरी। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब समझिए यहाँ पे कि जो एटम्स आपके किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का जो एक डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है, वो बहुत हाई होना चाहिए, लगभग 2 के आसपास। कितना, लगभग 2 के आसपास, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो जो मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो लगभग कितने के बीच होना चाहिए, 2 के आसपास होना चाहिए, अबाउट 2 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहीं पे कम हो जाए यानी कि 2 से कम हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, लेकिन सिमिलर एटम की बात करें तो सिमिलर एटम्स के बीच में भी कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और डिफरेंस तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात, जो अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, किसमें, कंडीशंस में, तो दूसरी तरफ अगर हम कंडीशंस में जाएं तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो है दूसरा कंडीशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर अबाउट कितना, 2। कितना हो सकता है, 2 तक हो सकता है, अबाउट 2। मतलब अगर हम देखें तो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है दोनों एटम्स के बीच, वो कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लगभग कितना होना चाहिए, अबाउट 2, यानी कि लगभग 2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे तीसरा सिचुएशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे EVB का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, विल नॉट फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स, बिकॉज, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा E इक्वल टू कितना आएगा, 0। यानी कि अगर हम डेल्टा EN लिखें, इसका मतलब समझिए डेल्टा EN, तो ये कितना आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब नहीं बनेगा जब दोनों तरफ सिमिलर एटम्स हों, ठीक है। तो ये चीज आपकी तीसरी कंडीशंस है। अगले कंडीशन की अगर बात करें तो जब भी कभी बॉन्ड बने तो ओवरऑल डिक्रीज होना चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, अगर मिनिमम एनर्जी होगा
तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस बनता है, ठीक है। यानी कि अगर मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस बनता है। तो इसीलिए जब भी कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कैसे बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कमी आनी चाहिए, जिससे कि एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ये आपको पता है, क्योंकि जब भी कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, या किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, यानी कि उसमें कमी आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, यानी कि उसमें कमी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं उनके पास लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए एंड द अदर एटम शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं, यानी कि एक एटम उसमें से क्या होना चाहिए, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल ही लो होनी चाहिए। मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया ए और बी के बीच, यहाँ पे ए पे पॉजिटिव मिल रहा है और बी पे नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ए पे अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पॉजिटिव वाले का आपको पता है कि अगर पॉजिटिव यानी कि मेटल्स हैं तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर बात करें तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लेफ्ट साइड में हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, भाई सिंपल सी बात, आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो जो दूसरा एटम है नेगेटिव वाला, उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका फिफ्थ ऑप्शन था या फिफ्थ कंडीशन है किसके लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो कंडीशंस आपने पढ़े, और साथ ही साथ यहीं पे अगर हम आयनिक कंपाउंड बनाने की बात करें तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अगर आप आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक बनाना चाहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी यानी कि जालक ऊर्जा ज़्यादा होगा, वो आयनिक कंपाउंड अच्छे तरीके से बनाएगा। यानी कि अच्छे तरीके से कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो स्टेबल आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कहाँ से होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मतलब अगर बात करें दो एटम्स की, तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो दूसरे में वो ट्रांसफर होगा, यानी कि उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसका लेके चला, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एक इलेक्ट्रॉन से उसने डोनेट किया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, दोनों ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया, यानी कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया? अस्थाई हो गया, जिससे कि जो बॉन्डिंग बना उनके बीच वो कैसा बॉन्ड बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा बना। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में आपको मैंने कौन कौन से कंडीशन बताए। सबसे पहला बताया कि एक जो है उसका एक एटम उसमें से कैसा होना चाहिए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, और जनरली वो किस में चेंज हो, वो कैटायन में चेंज होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरे एटम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में लगभग 5 6 7 यानी कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एनायन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ऋणायन में कन्वर्ट हो। क्लियर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई होगा तभी जाके वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो कभी भी सिमिलर एटम्स के बीच, यानी कि अगर हम समान परमाणुओं के बीच बनाए तो नहीं बनेगा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा। जबकि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर आना चाहिए दोनों एटम्स के बीच, वो 2 के आसपास होना चाहिए। 2 से भी ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे 2 के आसपास होना चाहिए, जिससे कि उनके बीच क्या बने, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने। तो 2 से कम यानी कि 0 हो गया, तो 0 है मतलब सिमिलर एटम्स हैं, और सिमिलर एटम्स हैं तो उनके बीच कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनर्जी, यानी कि अगर टोटल एनर्जी देखें तो शुड बी डिक्रीज, मतलब घटना चाहिए। रीजन क्या है, जब भी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी यानी कि ओवरऑल इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा एनर्जी का। अगला जो कंडीशन था वो अगला कंडीशन क्या है इसमें कि जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है एक एटम का, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो, और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है शुड बी हाई वैल्यू। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। देन हम आए थे लैटिस एनर्जी पर। तो लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा जिसका ज्यादा होगा वही सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध की। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। नाम से ही पता चल रहा है सहसंयोजक बंध, इसका मतलब है कि सह मतलब साथ, संयोजक मतलब संयोजन करना, और बंध मतलब बॉन्ड बनाना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हीं को हम क्या देते हैं नाम, सहसंयोजक बंध का नाम देते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि the bond formed by sharing of electrons between two atoms is known as covalent bond। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध का नाम देते हैं। क्लियर, तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसे हम क्या नाम देते हैं, सहसंयोजक बंध का नाम देते हैं। क्लियर। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध को प्रपोज किसने किया था, यानी कि सबसे पहले किसने बताया, लेविस ने बताया इन 1916 यानी कि 1916 ईस्वी में। तो अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड के एक हिस्ट्री पे जाएं तो हिस्ट्री में सबसे पहले डिस्कवरी ही होती है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की डिस्कवरी किसने की या प्रपोज किसने किया, लेविस ने किया। और कब, 1916 में। ठीक है, 1916 में यानी कि 1916 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और अगर हम यहीं पे बात करें कि बनता कैसे है, तो ये म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स पार्टिसिपेटिंग फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब अगर हम बात करें किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड में सपोज दैट दो एटम्स हैं और दो एटम्स आपके मान लीजिए एटम नंबर 1 और यहीं पे एक है एटम नंबर 2। तो एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 के बीच अगर कैसा बॉन्डिंग होना है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसके भी, ये एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है
तो अपना ये इलेक्ट्रॉन जब अपना पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन से काउंट करेगा, और जब भी कभी ये एटम जो है यानी कि एटम नंबर 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेगा तो इसके एटम्स को लेकर भी ये काउंट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर काउंट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों अपने पास गिनते हैं, यानी कि दोनों ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ही जो दिया गया है वो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो शेयर वाला पोर्शन है, यानी कि एक दूसरे को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, ठीक है, ये समझिए यहाँ पे ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है समझिए कि आपने नाम सुना होगा किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो H2 से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने में एक हाइड्रोजन यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन एटम का यूज होता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ कितने सेल होते हैं, एक सेल होते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। अब सहसंयोजक बंध तो पाया गया है लेकिन उसको हम दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने डॉट से दिखा दिया है, और दूसरा जो एटम है उसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखाया है, क्रॉस से दिखाया। अब यहाँ पे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। शेयर मतलब एक दूसरे को दे दिया, और यहाँ पे शेयर यानी कि साझेदारी कर ली। तो इस हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस हाइड्रोजन के पास भी शेयरिंग का मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो शेयरिंग में इन्होंने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए थे, बट यहाँ पे अब जब हाइड्रोजन अपना काउंट करेगा तो उसके पास कितने हो गए, शेयरिंग का मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन। यहीं पे दूसरे हाइड्रोजन के पास भी शेयरिंग का मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों अब इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये चीज ध्यान में रखनी है, मतलब शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन अपने में काउंट करेगा, ठीक है। तो पहले तो हाइड्रोजन जब अलग अलग थे, जब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया तो हाइड्रोजन जब अलग अलग थे तो यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, यानी कि अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका 1 और इसका क्या है, 1 है। लेकिन जब इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, मॉलिक्यूल बना लिया हाइड्रोजन का, तो अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, और इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। और ये अब देखेंगे तो आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन से मिल रहा है, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही सेल में होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने होते हैं, 2। तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, यानी कि हीलियम कैसा है, स्टेबल इनर्ट गैस है। तो अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया। तो मैंने क्वेश्चन जो अभी एक लाइन इससे पहले बोली थी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, तो उसमें मैंने एक टर्म लिया था डुप्लेट का, तो डुप्लेट यही है, ठीक है। यहाँ पे डुप्लेट और ऑक्टेट 2 चीजें होती हैं। जब भी कभी हम अष्टक वर्ड बोलेंगे यानी कि ऑक्टेट बोलेंगे, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, लेकिन जब भी कभी हम डुप्लेट की बात करेंगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जितने हीलियम के आसपास के एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उनके लिए यहाँ पे डुप्लेट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन अब डुप्लेट कंडीशन में आ चुका है, यानी कि स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है। इनके बीच जो बॉन्डिंग बनी वो क्या, कैसी बॉन्डिंग बनेगी, शेयरिंग से बनी है। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, H फिर एक बॉन्ड फिर H, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा कि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अगर हम एक बॉन्ड बनाएं वो भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के साझेदारी के होते हैं, यानी कि शेयरिंग वाले होते हैं। क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर दिखाना है तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए भी हम सेम टू सेम यही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर।
तो ऑक्सीजन का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या करना है, लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। कुछ लोग कभी कभी गलती से बता देते हैं तीन होता है ओजोन में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि किसी को दिक्कत ना हो, समझ में आए, तो इसलिए ध्यान में रखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 2। ओजोन के अणु में यानी कि अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें कितने अणु होते हैं, 3, ठीक है। तो ओजोन में कितने अणु होते हैं, 3, और वहीं पे ऑक्सीजन के अणु में कितने होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के अणु में कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं 2। तो ओजोन और ऑक्सीजन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, O2 के फॉर्मेशन की, मतलब एक तरीके से O2 के लेविस स्ट्रक्चर की। तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ऑक्सीजन के चारों तरफ, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम लिया और ऑक्सीजन के चारों तरफ हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान में ये चीज रखनी है कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन है तो चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। मतलब दूसरे ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, मतलब साझेदारी करना चाहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं और इस ऑक्सीजन के क्रॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देते हैं। बाकी सबके जो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम यहाँ पे दिखा दिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे शो कर दिया, क्लियर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बना दिए तो ये तो नॉन बॉन्डिंग हो गए, जिनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बट ये जो है आपके 2 इसके शेयरिंग हो गए, 2 इसके शेयरिंग हो गए। तो कुल मिलाकर के अब हम इसका अगर लुईस घेरा बनाएं तो घेरे में ये 2 इसके आ गए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास कितने हो गए, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। इस हिसाब से टोटल ऑक्टेट भी किसका कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का। और यहीं पे इस ऑक्सीजन के पास भी शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब इसको हम बॉन्ड के रूप में दिखाएंगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 2 लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड इनके बीच बने, 2 बॉन्ड बने और एक बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीच में बना है इसको हम क्या कहेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, क्लियर हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और किस लिए बनता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनता है। अभी तक हाइड्रोजन में मैंने डुप्लेट बताया था, मतलब वहां पे डुप्लेट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, 2। लेकिन अब ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो अभी तो आउटर मोस्ट सेल में 6 थे ना, लेकिन अब यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, रीजन क्या है कोवैलेंट बॉन्ड बनने का, या कोवैलेंट बॉन्ड बनना क्यों चाहते हैं एटम्स, यानी कि 2 एटम्स अगर आपके पास हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और कैसे कंप्लीट करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ही वो क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट लिंकेज का नाम देते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ कंडीशंस हैं। यहीं पे सिंपल सी बात ये बताएं कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है, और वहीं पे अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकता है, जैसे कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हम किसके बीच बना रहे हैं, सिमिलर एटम्स के बीच, तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वहीं पे अगर हम डिफरेंट एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल की अगर बात करें, चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख भी चीज़ों को लिख देते हैं ताकि आप समझ सको। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, यानी कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी द्वारा, ठीक है, साझेदारी द्वारा, ठीक है, ये हो गया आपका। अगला यहीं पे अगर टू एटम्स इफ टू एटम्स आर सिमिलर, ठीक है, एज इन H2O2, तो अगर दोनों एटम्स क्या हैं, सिमिलर हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे नॉन पोलर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, यहीं पे इफ टू एटम्स आर डिफरेंट, यदि दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, एज इन HCl, तो इसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय अणु का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ध्रुवीय अणु का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। और इसके लिए जैसे H हो गया और क्लोरीन, तो इसके बीच जो बन रहा है ये आपका कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा हो सकता है, अगर हम बात करें तो पोलर हो सकता है और नॉन पोलर हो सकता है। अगर पोलर तभी कहलाएगा जब सिमिलर एटम्स हों, वहीं पे नॉन पोलर तब कहलाएगा जब कैसे एटम्स हों उसमें बॉन्डिंग के बीच, वो हों डिसिमिलर एटम्स, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अलग होगा, यहीं पे क्लोरीन का अलग होगा। क्लियर हो गया। साथ ही साथ कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करना चाहें तो किस रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेविस के ऑक्टेट रूल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के नाम लिख देते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, PCl5, PCl3, HCl, H2, O2, N3 या N2, ठीक है, O3, ये सब के सब आपके क्या हैं, आपके कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कोवैलेंट हो गए। साथ ही साथ कई सारे हैं, जैसे एग्जांपल C2H4, जो आपके अगर यहाँ पे बात करें हम तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सब के सब आपके कैसे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सभी के सभी आपके किस में आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वैद्युत संयोजक बंध अभी इससे पहले पढ़ा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई थी, ट्रांसफर हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। तो उसके लिए कंडीशन क्या था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अबाउट 2 यानी कि हाई होना चाहिए। तो चलिए कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं, किसके लिए, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो कंडीशंस, ठीक है, शर्तें क्या हैं, किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए। किसके फॉर्मेशन के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर है सबसे पहला शर्त यानी कि सबसे पहला कंडीशन, द कंबाइनिंग एटम शुड बी शॉर्ट
by 1, 2 or 3 electrons in the valency shell in comparison to stable noble gas configuration। यानी कि सीधी सीधी बात, ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका कंबाइनिंग एटम्स हो उनमें जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स हैं, यानी कि एक तरीके से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन्स, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन कम हो, तो ऐसे एटम्स के बीच आपका क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यानी कि सीधी सीधी बात यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच यहाँ पे बताया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो लगभग 0 या वेरी स्मॉल होना चाहिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा दिखाया था, 2 दिखाया था, और वहां पे बहुत हाई लिखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अगर देखें तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच आपके बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। दूसरी चीज, जो एटम लिए गए हैं, एटम नंबर मान लो 1 है और जो एटम नंबर आपका कौन सा है, दूसरा है, ये नोबल गैसेस से इनके पास 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन लेस होने चाहिए। मतलब जैसे आप कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,4, तो नोबल गैस से 4 इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि अगर देखें तो नियॉन है तो नियॉन का आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि नोबल गैस से 1, 2, 3 और रेयर केसेस में एक तरीके से अगर बोल सकते हैं तो 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसे एलिमेंट्स आपके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व या नॉन मेटल के बीच कैसा बॉन्डिंग बनता है, आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है। तो A हो B हो और दोनों एटम्स अगर यहाँ पे देखें तो ये सब के सब कैसे होने चाहिए, एक मान लो नॉन मेटल है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज यहाँ पे, दूसरी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN शुड बी 0। ठीक है, कितना होना चाहिए, 0 या वेरी स्मॉल। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, शुड बी 0, या तो शून्य हो या वेरी स्मॉल हो, मतलब बहुत छोटा हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में बताया था कि अबाउट 2 बहुत हाई होना चाहिए, तो 2 से मतलब अप्रॉक्स है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 और वेरी स्मॉल की बात कर रहा है। ठीक है, यहीं पे एटम्स को अगर अप्रोच की बात करें तो अप्रोच इतना होना चाहिए कि इससे एनर्जी उसकी डिक्रीज कर जाए, यानी कि जब भी कभी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस में तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या है, द अप्रोच ऑफ द एटम टूवर्ड्स वन अनदर शुड बी एक्कम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी। मतलब सीधी सीधी बात, अगर हम एटम्स के बीच क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्रीज इन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये कंडीशन थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ वापस हम आएंगे तो इनके कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपके आयनिक कंपाउंड्स, आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स, देन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो गुण हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।